कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसी पुस्तक का अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज हम इसी अध्याय के पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। तो पाठ्यपुस्तक के हिसाब से देखें तो पाठ्यपुस्तक में पहला प्रश्न दिया गया है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 विकल्प आपके पास दे रखे हैं। ये पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला है क, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बिल्कुल सही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का ही परिणाम था। धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, मतलब वो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं थे, दोनों के बीच 2000 किलोमीटर का डिफरेंस था। और घ है, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ये जो घ विकल्प है ये गलत है, क्योंकि जब विभाजन की योजना बनाई गई थी तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि जो जनसंख्या होगी उसकी भी अदला बदली होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो घ है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें। मैच करने के लिए कहा गया है। क पर है, धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। ख है, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। ग है, भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन। और घ है, किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे देशों के नाम दे रखे हैं राज्यों के। तो अगर हम क की बात करें, क का जो सही मिलान है, धर्म के आधार पर देश की सीमाओं का निर्धारण, तो क का जो सही जवाब है वो नंबर 2 आएगा। भारत और पाकिस्तान का जो निर्धारण हुआ है सीमा का, वो धर्म के आधार पर हुआ है। ख है, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, तो ख का जो है वो 1 नंबर वाला आएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो विभिन्न भाषाओं के आधार पर बने हैं। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है जबकि बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है। घ है, ग नंबर पर भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, भौगोलिक आधार पर, वो विभिन्न भाषाओं के आधार पर पूछा गया है। ग है, भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, तो ग का जो है वो 4 नंबर आएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, तो घ का 3 आएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। क्या आपको लगता है कि ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू के तर्क पूछे गए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है कि धर्म और राजनीति 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। यदि दोनों को एक साथ मिलाया गया तो देश में सांप्रदायिकता फैल जाएगी, जो भारत जैसे बहुधर्मी देश के लिए घातक सिद्ध होगी। दूसरा तर्क है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए, उसे न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करना चाहिए और न ही विरोध करना चाहिए। राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा तर्क जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है वो है कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की पालना करने का अधिकार होना चाहिए। चौथा है, भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने के लिए धर्मनिरपेक्षता का होना बहुत जरूरी है। और 5वां तर्क है कि लोकतंत्र की स्थापना तभी की जा सकती है जब राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष हो। तो धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार प्रकट करते हुए नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसका अर्थ धर्महीनता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ तो सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर पैदा करना है।
फिर चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि आजादी के समय भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे। आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे। तो पहला अंतर जो था कि जब भारत का विभाजन होना निश्चित हो गया और यह तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बांटा जाएगा, तो यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा और हिंदू बहुल इलाकों को भारत में शामिल किया जाएगा। लेकिन भारत में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो। ऐसे दो ही इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाता। अतः यह फैसला हुआ कि जो पाकिस्तान बनेगा उसमें दो इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दूसरा जो अंतर था पूर्वी और पश्चिमी में, कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिहाज से एक अंतर यह भी था कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। उदाहरण के लिए भारत की सीमा पर स्थित पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में ही रहना चाहते थे। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो ब्रिटिश शासनकाल में प्रांतों की सीमाएं अंग्रेजों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से तय की थी। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह वायदा किया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी। इसलिए 1953 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का मुख्य काम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने की सिफारिश की। 1 नवंबर 1956 में केंद्र सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। प्रश्न नंबर 6 जो है इसमें पूछा गया है कि कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। विशेषताएं पूछी गई है। तो राष्ट्र एक कल्पित समुदाय नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र का अर्थ लोगों के ऐसे समूह से है जिनमें एकता की जबरदस्त भावना होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में से अपनी जाति, धर्म, गांव और शहर के प्रति वफादारी के स्थान पर एक विशाल केंद्रीय सत्ता के प्रति वफादारी की भावना पैदा करती है। लेकिन इतना सब होते हुए भी एक देश तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक उस देश की जनता अपने राष्ट्र के प्रति सर्वमान्य विश्वास न रखती हो। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर भारत को एक राष्ट्र कहा जा सकता है। उसमें पहले नंबर पर आती है भौगोलिक एकता। राष्ट्र को जन्म देने में जमीन का बहुत अधिक महत्व होता है। जब लोगों का एक समूह किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहने लग जाता है तो उनमें एकता की भावना पैदा हो जाती है। एक निश्चित भूमि पर साथ साथ रहने के कारण ही भारत के लोग
स्वयं को भारतीय कहलाना ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं। दूसरा जो विशेषता है या तत्व है राष्ट्र निर्माण का, वो है समान जाति। एक जाति के लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं। एक जाति के लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं। इस अपनेपन के कारण उनमें एकता की भावना पैदा होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। तीसरा पॉइंट है समान संस्कृति। संस्कृति का अर्थ लोगों के खान पान, पहनावे, रीति रिवाजों, आदतों और भाषा आदि से है, जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। जिन लोगों की एक समान संस्कृति होती है उनमें एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। चौथा पॉइंट है समान धर्म। धर्म का लोगों के जीवन में खास स्थान होता है। धर्म की रक्षा के लिए लोग बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक धर्म के लोगों में एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। पांचवा तत्व है सार्वजनिक इच्छा। यदि लोगों में इकट्ठा रहने की जबरदस्त इच्छा हो तो इससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत यदि लोगों में इकट्ठे रहने की इच्छा नहीं है तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। छठी पॉइंट है या छठा तत्व है वो है सामान्य हित। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हित समान हो तो भी उनमें एकता की जबरदस्त भावना पाई जाती है। एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। उदाहरण के लिए देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। लोगों की इस एकता के आगे अंग्रेजी सरकार को भी झुकना पड़ा था। सातवें नंबर पर है सामान्य मातृभूमि। व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान से प्यार होना लाजमी है। एक ही स्थान पर जन्म लेने वाले व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वे आपस में बंध जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत से लाखों की संख्या में सिख अमेरिका, कनाडा गए हुए हैं, लेकिन मातृभूमि से प्यार होने के कारण वे अपने आप को हमेशा भारतीय समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत विभाजन के कोई 4 कारण लिखिए। किन कारणों से भारत का विभाजन हुआ? तो 4 कारणों में पहला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला कारण है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। भारत विभाजन का सबसे पहला कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। इस नीति के तहत उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस को हिंदू संगठन बताया और मुसलमानों को उससे दूर रखने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण करवाया। अंग्रेजों की इसी फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ। तो पहला जो कारण था भारत विभाजन का वो था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अपनी स्थापना के साथ ही मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया था कि उसका एकमात्र उद्देश्य भारत में सिर्फ मुसलमानों के हितों की रक्षा करना होगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा चलाई गई ज्यादातर आंदोलनों में गांधी जी का साथ नहीं दिया। तीसरा जो कारण था भारत विभाजन का वो है जिन्हा की हठधर्मिता। मोहम्मद अली जिन्हा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हर हाल में पाकिस्तान का निर्माण करवाना चाहता था। 1940 में उसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह विचार दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समाज है जिनका धर्म, दर्शन और संस्कृति अलग अलग है, इसलिए ये दोनों कौमें एक राष्ट्र में नहीं रह सकती हैं। और चौथा कारण था मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे। पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया और लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया। इस दिन कलकत्ता में दंगे हुए। इन दंगों में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई
और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। जल्दी ही ये दंगे देश के दूसरे भागों में भी फैल गई। इन दंगों ने पूरे देश को दहला दिया। इन दंगों को बंद करने के लिए कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। प्रश्न नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के सामने क्या चुनौतियां थी। पाठ का नाम भी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। तो स्वतंत्र भारत के सामने क्या चुनौतियां थी? उत्तर में हम कह सकते हैं कि लंबे समय की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो एक तरफ तो यह देश के लिए खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ देश को इस स्वतंत्रता के साथ कुछ समस्याएं या फिर चुनौतियां भी मिली थी। स्वतंत्र भारत के सामने निम्नलिखित चुनौतियां थी। 5 चुनौतियों का वर्णन हम यहां पर करेंगे। उसमें पहली है देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, तीसरी है विकास की चुनौती, चौथी है शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती और पांचवी है देशी रियासतों की विलय की चुनौती। तो पहली का अगर हम जिक्र करें देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह विभिन्नताओं वाला देश था। यहां अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे जिनकी संस्कृति अलग थी तथा धर्म भी अलग था। इसके अलावा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे चल रहे थे। अतः यह प्रश्न पैदा हुआ कि जब देश में 2 धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, वहां अन्य धर्मों के लोग कैसे इकट्ठे रह सकेंगे। अतः उस समय मुख्य चुनौती देश को एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की थी जिसमें सभी विभिन्नताओं के लिए स्थान हो। दूसरा पॉइंट है, यह दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। संविधान के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनता का शासन होता है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। लेकिन उस समय तक भारत के लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रही थी जिसमें राजा ही सब कुछ होता था। तीसरी चुनौती थी देश के सामने विकास की चुनौती। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत का इतनी बुरी तरह से शोषण किया कि इसे एक गरीब देश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए ऐसी रणनीति अपनाना जरूरी था ताकि कुछ वर्गों का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। इसलिए देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका अपनाया गया। चौथी जो चुनौती थी वो थी शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ 2 टुकड़ों में भी बंट गया था। मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुओं और सिखों को उनके मुल्क भारत खदेड़ा गया और मुसलमानों को उनके मुल्क पाकिस्तान खदेड़ा गया। विभाजन के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को निवास स्थान उपलब्ध करवाने की थी। ये लोग अपने अपने गांव, शहर और घरों को छोड़कर भारत आ गए थे। यहां इनके पास न घर था न ही छत थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुनर्वास विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने विस्थापितों के रहने और उनकी देखभाल करने के लिए कई शहरों में विस्थापित शिविर, जिनको कैंप किया कहा जाता है, विस्थापित शिविर स्थापित किए और इन विस्थापित शिविरों की संख्या उस समय 160 के लगभग थी। पांचवी जो चुनौती थी देश के सामने वो थी देशी रियासतों के विलय की चुनौती। तो जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग को कहते थे ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में वे भारतीय प्रांत आते थे जिन पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था
और दूसरा था देसी रियासतें या फिर रजवाड़े। देसी रियासतों में राजाओं का शासन होता था। ये रियासतें अपने घरेलू मामलों में तो स्वतंत्र थी, लेकिन बाहरी मामलों में इन पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 565 देसी रियासतें थी कुल जो है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये महत्वपूर्ण है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो देशी रियासतें भी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हो गई। इस अधिनियम में यह भी कहा गया था कि यह रियासतों के राजाओं की मर्जी पर होगा कि चाहे तो वो भारत में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, यानी कि किसी भी देश में शामिल न हो। अतः जल्दी ही राजाओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। इसके बाद दूसरी रियासतों के राजा भी ऐसा ही करने लगे। रियासतों के राजाओं के इस रवैये से यह बात साफ हो गई कि स्वतंत्रता के बाद भारत में छोटे छोटे कई देश होंगे, जिससे भारत का एकीकरण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के राजाओं को मनाने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक वे सभी रियासतें जिनकी सीमाएं भारत से लगती थी भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन रियासतों में नाम आता है जूनागढ़ की रियासत, उसके बाद जम्मू कश्मीर की रियासत, हैदराबाद की रियासत और मणिपुर की रियासत का। तो प्रश्न हम एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। जूनागढ़ की रियासत को भारत में 2 बार लिखा गया है। ये जूनागढ़ की रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र इलाके में, यानी कि गुजरात में वर्तमान समय में, जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके में एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत का पाकिस्तान से कोई रास्ता नहीं था। इस रियासत की 80% जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन यहां का नवाब मुस्लिम था जिसका नाम महाबत खान था। जिन्हा ने, मोहम्मद अली जिन्हा की बात हो रही है, जिन्हा ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए जूनागढ़ के नवाब से, वहां के दीवान या जिसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जूनागढ़ के नवाब से वहां के दीवान अल्लाह बख्श को पद से हटवाकर जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो को वहां का दीवान बनवा दिया। भुट्टो ने महाबत खान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करे। दबाव में आकर महाबत खान ने 14 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत की स्वतंत्रता से एक दिन पहले, महाबत खान ने 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान कर दिया। जब जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान किया तो इस बात से सरदार पटेल नाराज हो गई। उन्होंने जूनागढ़ में सेना भेजकर वहां के 2 हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसी बीच कूटनीति का सहारा लेते हुए वीपी मेनन, जो गृह सचिव थे उस समय, तो इसी बीच कूटनीति का सहारा लेते हुए वीपी मेनन भुट्टो से मिले और उन्हें समझाया कि जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति तथा हिंदुओं की बहुलता के कारण उसका पाकिस्तान में शामिल होना कतई तर्कसंगत नहीं है। भुट्टो ने भी इस बात को मान लिया। इसी बीच जूनागढ़ की जनता ने नवाब के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अपने खिलाफ बढ़ते आंदोलन को देखकर नवाब अपने परिवार और अपनी धन संपत्ति को लेकर पाकिस्तान भाग गया। नवंबर 1947 में भारत ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें 90% से अधिक लोगों ने जूनागढ़ के भारत में विलय को स्वीकार किया और इस प्रकार जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बन गया। प्रश्न नंबर 10 है कि हैदराबाद की रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ?
तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। यह रियासत चारों तरफ से भारतीय राजाओं से घिरी हुई थी। इसकी जनसंख्या 1,40,40,00,000 थी। जनसंख्या 1,40,40,00,000 थी, जिसमें 85% हिंदू थे। हैदराबाद रियासत का शासक उस्मान अली खान था। उसे निजाम कहा जाता था, निजाम के नाम से प्रसिद्ध थे वो, और उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी, लेकिन रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अपने निजी सैनिकों, जिन्हें रजाकार कहा जाता था, का प्रयोग किया। रजाकार अव्वल दर्जे के कट्टरपंथी और अत्याचारी मुसलमान थे। उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए रियासत में रह रहे गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। इससे आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। इस आंदोलन के कारण हैदराबाद में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति के प्रति भारत सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती थी। अतः सरदार पटेल ने हैदराबाद के प्रधानमंत्री लैक अली को बुलाकर यह बात साफ की कि भारतीय सीमा के अंदर हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकता है, इसलिए अन्य रियासतों की तरह उसे भी भारत में मिलाया जाएगा। लेकिन लैक अली ने घोषणा की कि निजाम 2 लाख मुसलमानों के साथ शहीद हो जाएगा, लेकिन अपनी रियासत को भारत में नहीं मिलाएगा। भारत सरकार से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए 19 सितंबर 1948 को उसने अपने सैनिकों को हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही और अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और निजाम के आत्मसमर्पण करते ही हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार हैदराबाद की रियासत को भारत में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 11 जो है पूछा गया है कि कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर एक रियासत थी। इस रियासत की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से मिलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचने के सभी मार्ग पाकिस्तान से होकर जाते थे। भारत से उसका कोई सड़क मार्ग नहीं था। इस रियासत की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन यहां का राजा हिंदू था, जिसका नाम महाराजा हरि सिंह था। महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर वे अपनी रियासत को भारत में भी शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी व्यक्तिगत अनबन थी। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को दोनों देशों में शामिल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए अक्टूबर 1947 में कबायली लोगों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। भारत ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह कबायलियों की सहायता न करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कोई परवाह नहीं की और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जबकि भारत वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान की इस कार्यवाही को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, लेकिन दुख की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है, और तब से लेकर आज तक कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। धारा 370 का जिक्र करना यहां जरूरी है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, कि भारत सरकार ने धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ है। इस धारा में यह कहा गया है कि भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए संघ सूची और समवर्ती सूची के केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकेगी जिनके बारे में जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार अपनी स्वीकृति देगी। संघ सूची और समवर्ती सूची के केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकेगी जिनके बारे में जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार अपनी स्वीकृति देगी।
लेकिन 5 अगस्त 2019 महत्वपूर्ण डेट है, याद रखनी है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में कर दिया है। एक को नाम दिया गया जम्मू कश्मीर और एक को नाम दिया गया है लद्दाख। प्रश्न नंबर 12 है और पूछा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन पर एक नोट लिखो। तो राज्यों के पुनर्गठन का अर्थ अगर हम बताएं तो हम कह सकते हैं कि राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करना ही राज्यों का पुनर्गठन कहलाता है। जब देशी रियासतों को भारत में शामिल किया गया तो इससे भारत के सामने प्रांतों की सीमाओं को फिर से तय करने की चुनौती खड़ी हो गई। राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता के कारण कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कई कारण इसमें हम दे सकते हैं। पहला है कि ब्रिटिश शासन काल में प्रांतों की सीमाएं अंग्रेजों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से तय की हुई थी। उसमें ब्रिटिश सरकार जितने बड़े क्षेत्र को जीत लेती थी वह उतने क्षेत्र का एक अलग प्रांत बना देती थी। तो इस प्रकार कोई प्रांत बहुत बड़ा था तो कोई प्रांत छोटा था। इस कमी को दूर करने के लिए राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा कारण है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। इनमें से कुछ रियासतें आकार में बहुत बड़ी थी तो कुछ रियासतें आकार में बहुत छोटी थी। जब इन रियासतों को भारत में शामिल किया गया तो प्रांतों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। तीसरा है कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह कहा गया था, जो 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें यह कहा गया था कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी, इसलिए प्रांतों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। चौथा कारण है कि स्वतंत्रता के बाद जब केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की मांग को पूरा नहीं किया गया तो कई राज्यों ने इसके खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए। इन आंदोलनों को रोकने के लिए भी राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। आंध्र प्रदेश की घटना का वर्णन करना बहुत जरूरी है, इसमें से भी कई बार एक एक नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश की घटना, आंध्र प्रदेश पहले मद्रास, जिसको आजकल हम तमिलनाडु कहते हैं, तो किस जमाने में उसको मद्रास कहते थे, तो आंध्र प्रदेश पहले मद्रास या तमिलनाडु प्रांत का एक भाग था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु भी इस आंदोलन से जुड़ गई। उन्होंने आंध्र प्रदेश की स्थापना करवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश की स्थापना करवाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। इस विकट स्थिति को देखते हुए आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य था, याद रखना है, भाषा के आधार पर बना देश का पहला राज्य था। प्रश्न नंबर 13 है और पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पर नोट लिखो। क्या था राज्य पुनर्गठन आयोग? तो 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद भारत के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग उठने लगी। इससे केंद्र सरकार को लगा कि अब इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1953 में 1953 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।
इस आयोग का मुख्य काम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने पेश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की। 1 नवंबर 1956 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया और भाषा के आधार पर 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। बंबई प्रांत की घटना भी है कि बंबई प्रांत का जो विभाजन कैसे किया गया, कौन कौन से राज्य उसमें से बनाए गए। बंबई प्रांत, तो बंबई प्रांत एक ऐसा प्रांत था जहां गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग रहते थे। 1956 में जब 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया तो इसे छोड़ दिया गया, बंबई प्रांत को छोड़ दिया गया, जबकि यहां पर भी 2 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, गुजराती और मराठी। अतः इस प्रांत के लोगों ने भी अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। जब आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया तो 1960 में बंबई प्रांत को 2 राज्यों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया महाराष्ट्र और दूसरे का नाम रखा गया गुजरात। इसी प्रकार हरियाणा राज्य का गठन कैसे हुआ यह भी जानना जरूरी है। हरियाणा राज्य का गठन, राज्य बनने से पहले हरियाणा पंजाब का भाग था। पंजाब में भी हिंदी और पंजाबी भाषी 2 समुदाय के लोग रहते थे। पंजाबी भाषी लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अपने लिए एक अलग राज्य और उन्होंने नाम रखा था उसका पंजाबी सूबा। तो पंजाबी भाषी लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अपने लिए एक अलग राज्य पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे। 1960 के दशक में पंजाब में भी हिंदी और पंजाबी बोलने वाले लोगों ने अपने लिए अलग अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। अंत में 1 नवंबर 1966 को पंजाबी भाषी क्षेत्रों को अलग कर पंजाब का निर्माण किया गया और हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माण के मामले में भाषा किस प्रकार एक समस्या बनकर उभरी। राष्ट्रभाषा के बारे में पूछा गया है। तो जिस समय भारत में संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था तो संविधान सभा के बहुत से सदस्य हिंदी को सरकारी भाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा के बहुत से सदस्य हिंदी को सरकारी भाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। अतः संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की सरकारी भाषा होगी। लेकिन अगले 15 सालों तक अर्थात 1965 तक केंद्र सरकार के सरकारी काम अंग्रेजी में किए जाएंगे। हिंदी भारत की, ये तो कह दिया कि जब संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी भारत की सरकारी भाषा होगी, जबकि ये जानते हुए भी बहुत सारे लोग उसको सरकारी भाषा बनाने के पक्ष में, लेकिन 15 साल का टाइम दिया गया। 15 वर्षों तक अर्थात 1965 तक केंद्र सरकार के सरकारी काम अंग्रेजी में किए जाएंगे और 15 वर्षों के बाद अर्थात 1965 में जब हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में लागू करने का समय आया तो भारत के गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए त्रिभाषी फार्मूला अपनाया गया। इस फार्मूले में यह तय हुआ कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक आधुनिक भाषा अपनाई जाएगी और इसी प्रकार गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी पढ़ाई जाएगी। लेकिन यह त्रिभाषी फार्मूला भी भाषा विवाद का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाया है। प्रश्न नंबर 15 है, अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार परीक्षा में आया भी है कि भारत विभाजन के अच्छे और बुरे परिणाम लिखो कि क्या भारत विभाजन, जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो क्या अच्छे परिणाम हुए क्या। तो भारत विभाजन के अच्छे परिणामों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग मान लेने के बाद देश में कानून और व्यवस्था बनाना आसान हो गया। दूसरा, विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना भी आसान हो गया, क्योंकि पहले दोनों जो अल्पसंख्यक थे उन पर मार काट की जा रही थी, उनकी मारा जा रहा था उनको। तो उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान बन गए तो उनकी सुरक्षा करना और उनको एक दूसरे देश में भेजना आसान हो गया। तीसरा है कि विभाजन के बाद देश के नेताओं ने देश के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे भारत विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा।
और चौथा है कि विभाजन से लोगों को स्वतंत्रता जल्दी मिल गई, नहीं उसमें भी बड़ी बाधा पेश आ रही थी। भारत विभाजन के यदि हम बुरे परिणामों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है कि देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। अतः धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। इस मारकाट में लाखों लोगों की जान गई। दूसरा है कि विभाजन के कारण देश की एकता को गहरा धक्का लगा। तीसरा है कि विभाजन के कारण महिलाओं को अमानवीय अत्याचार सहन करने पड़े। सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुए वो महिलाओं पर हुए, जबरदस्ती उनको उठाया गया, उनसे शादियां की गई, उनका धर्म बदला गया। और चौथा है कि विभाजन के कारण बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। दूसरी जगह जाकर इन लोगों को सालों तक कैंपों में नरक की जिंदगी जीनी पड़ी। तो इनके लिए जो आजादी का मतलब था वो वास्तव में नरक की जिंदगी था। और पांचवा है कि विभाजन से पाकिस्तान को दो पाकिस्तान मिले थे जिनके बीच 2000 किलोमीटर की दूरी थी। अतः दोनों पाकिस्तानों के बीच एकता स्थापित नहीं हो पाई। तो ये प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी बच्चे इनको जरूर एक बार देख लें। धन्यवाद, नमस्कार।